न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे सावन के सोमवार की खबर के साथ में। दरअसल आज सावन का पहला सोमवार है और शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हर ओर भगवान शिव के नारों की गूंज खूब सुनाई दे रही है। मंदिरों में जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो छटा देखते ही बन रही है। 6 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए अलग अलग शहरों में किस तरह से लोग सावन के पहले सोमवार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप 6 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पहली तस्वीर आगरा की है, जहां मंदिरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षोल्लास धूमधाम के साथ सावन के पहले सोमवार का स्वागत यहां पर लोगों ने किया है। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग हों, सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा है। मान्यता है कि आज के दिन अगर आप भगवान शिव से जो कुछ भी सच्चे मन से मांगते हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरी तस्वीर बागपत की आपको नजर आ रही होगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए किस तरह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। हाथों में कलश लोगों ने ले रखा है और बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल के साथ बेलपत्र और दूध भी भगवान शिव को आज के दिन चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव को खुश करने की कोशिश श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आज के दिन बड़ी संख्या में लोग व्रत भी रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि भगवान शिव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे। महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग हों या फिर जवान हों, हर कोई भगवान शिव की आराधना करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है। बलरामपुर में भी शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। चौथी तस्वीर आपको बाराबंकी की नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं रात से ही किस तरह से यहाँ पर जब मंदिर प्रशासन को पता था कि कल सोमवार है, कल का जिक्र मैं कर रहा हूँ, कल से ही तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता की जा रही थी और तमाम मंदिरों में सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम देखने को मिल ही रहे थे। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का भी खासा ध्यान रखा जा रहा था। फर्रुखाबाद की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। भगवान शिव के दर्शनों के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर भी मंदिरों में पहुंचे हैं। भगवान शिव की आराधना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और आखिरी तस्वीर गाजियाबाद की आपको नजर आ रही है। गाजियाबाद में भी सुबह से ही मंदिरों में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। भगवान शिव के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही हैं। हर कोई बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि छठ से उसका नंबर आए और वो भगवान शिव के दर्शन कर सके, शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर सके, बेलपत्र चढ़ा सके, जल जो है जलाभिषेक भगवान शिव का वो कर सके। आज के दिन की मान्यता अपने आप में बेहद मायने रखती है। कहते हैं कि आज के दिन अगर आप भगवान शिव का व्रत रखते हैं, भगवान शिव को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं, तो उन व्रत रखने के लिए भी जो नियम हैं उनका पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। आज के दिन बड़ी संख्या में जो व्रती हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर युवा हैं, वो व्रत रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए नियम जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं या फिर दुग्धाभिषेक कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको नियम क्या हैं, उन नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो हर्षोल्लास लोगों के बीच में खूब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज के दिन भोलेनाथ के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका अभिषेक करते हैं। भक्त उन्हें पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के कुछ नियम हैं।
अगर इस नियम के मुताबिक शिव जी का अभिषेक किया जाता है तो वो भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जिस प्रकार पूजा के लिए जल की पवित्रता जरूरी है, उसी प्रकार पूजा की पवित्रता भी आवश्यक है। यानी शिव जी को जल चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है कि किस कलश से उन्हें जल चढ़ाया जाता है। शिवाभिषेक के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन गलती से भी शिवजी का किसी स्टील के बर्तन से अभिषेक नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही तांबे के बर्तन से दूध का अभिषेक करना भी अशुभ माना जाता है। महादेव को जल चढ़ाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी दिशा है, कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। मान्यता के मुताबिक इस दिशा में मुख करने से शिवजी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वो नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवजी को जल अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। देवादिदेव को जलाभिषेक करते वक्त शांत मन से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि जब हम धीमी धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेजी या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करते वक्त कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। मान्यता के मुताबिक खड़े होकर महादेव को जल चढ़ाने से इसका पुण्य फल भी नहीं मिलता है। देखिए, आप देखिए 2 बजे से आज रात्रि 2 बजे से जो श्रद्धालु लाइन में लगे, लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये सुबह 2 बजे से लगे हुए हैं और शाम अभी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम सोमवार को जन सैलाब नहीं, शिव भक्त सैलाब भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहा है। क्या छोटे बच्चे, क्या वृद्ध अवस्था में माताएं, बहनें और जो जितने भी श्रद्धालु हैं उसमें सवाल है। क्या मान्यता है पूरा महादेव मंदिर की? देखिए, चमत्कार को नमस्कार भाषा जो इतने श्रद्धालु लोग, लाखों लोग लाइन में खड़े हैं, तो कोई ना कोई तो उसमें कोई ना कोई है। शिव का जो है ब्रह्म मुहूर्त में आरती और संध्या, जब हम कभी भी आरती करते हैं प्रातःकाल, तो उसमें क्या है कि पूरा दिन भर भक्तों का बहुत सी प्रकारों का नज़र लगती है भक्तों की, तो भगवान का एक तरह से नज़र भी उतारना जैसा होता है। और शुभ उस काल में जो है अपने को शक्ति अर्जित करना है कि उस टाइम में वातावरण भी बड़ा शांत रहता है और देवता उस समय में क्या है कि पृथ्वी पर विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में आरती सभी के लिए बढ़ती, जैसे दुधेश्वर मंदिर में हमारा प्राचीन काल से ही नियम है भगवान का गाजियाबाद के अंदर में कि 4 बजे आरती यहाँ पर हो जाती है। शिव आराधना का ये बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्या मान्यता है इसकी और क्या महत्व है? श्रावण मास तो भगवान शिव का वास, ये भगवान शिव को बढ़ाती है। और इस श्रावण मास में लोग को जो है व्रत का बड़ा महत्व माना जाता है। इस श्रावण में से सोमवार हैं, सोमवार में व्रत रखने वाले के भगवान शिव निश्चय ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण मास में बहुत दूर दूर से कांवरिया भी, इसका महत्व है, इसमें कांवर भी आती हैं, भगवान शिव पे चढ़ती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। विवाहित स्त्रियाँ अपने पति, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी दीर्घ यशस्वी के लिए व्रत रखते हैं। तो कहते हैं, पुराणों में भी जिक्र मिलता है कि जो सावन का महीना होता है वो भगवान शिव को काफी प्रिय माना जाता है। और इस महीने में यूं तो पूरे महीने में दुग्धाभिषेक करने, जलाभिषेक करने की परंपरा रहती है, लेकिन कहते हैं कि सावन के सोमवार के दिन जो कोई भी भगवान शिव का अभिषेक करता है, उन्हें जल चढ़ाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर लेते हैं। यही वजह है कि आज के दिन मंदिरों में जिस तरह से तस्वीरें हम आपको लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अब एक एक करके हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर शिव मंदिरों में लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सावन के पहले सोमवार को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दिन शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे तो बहुत से लोग सावन में पूरे महीने भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बिल्वपत्र उन्हें चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, धतूरा, भांग और दूध भी चढ़ाते हैं। लेकिन जो रोज शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं
वे लोग सोमवार को निश्चित रूप से मंदिर जाने और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कुछ लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। और मंदिरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन किस तरह से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, अगर आपने व्रत रखा है तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, वो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद घर में गंगाजल का छिड़काव कर स्थान को पवित्र करना बेहद ज़रूरी होता है। और फिर बिल्वपत्र, चंदन, पुष्प और अक्षत आदि के साथ गौरी महादेव की पूजा करनी चाहिए। पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बेहद अहम माना जाता है। इसके साथ पूरे दिन ओम नमः शिवाय या किसी अन्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का स्मरण करते रहें। शाम को भी स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद कुछ प्रसाद ग्रहण करें। पौराणिक अगर मान्यताओं पर नजर डालें तो इसके मुताबिक अलग अलग प्रकार के सुख पाने के लिए महादेव की उपासना पूजा भी अलग अलग ढंग से की जाती है। जैसे उत्तम वर की प्राप्ति के लिए लड़कियां सावन सोमवार का व्रत करती हैं, इसी प्रकार से अन्य मनोकामनाओं के लिए कई उपाय भी बताए जाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए महादेव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। शिव भक्ति के लिए गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। उत्तम वर की प्राप्ति के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने की मान्यता भी पुराणों में इसका जिक्र देखने को मिलता है। इसके अलावा आरोग्य, सुख और व्याधियों से निवृत्ति को प्राप्त करने के लिए श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आर्थिक समृद्धि के लिए शिव स्तोत्र का पाठ और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। आपको बता दें कि सावन का महीना इस साल 14 जुलाई से शुरू हुआ था। गुरुवार के दिन से इसकी शुरुआत हुई थी और 13 अगस्त 2022 तक सावन का महीना रहेगा। इस दौरान नाग पंचमी, हरियाली, तीज और रक्षाबंधन जैसे कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। उससे पहले तीज और नागपंचमी, हरियाली, इन त्योहारों को भी सावन के महीने में मनाया जाता है। लेकिन सोमवार, सावन का जो सोमवार रहता है, उसका महत्व पुराणों में भी उसके महत्व का जिक्र देखने को मिलता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हैं और मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी मतदान किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना अहम कीमती वोट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपना वोट डाल दिया है और 21 जुलाई को जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी कि परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। द्रौपदी मुर्मू इस लड़ाई में काफी आगे मानी जा रही हैं। यशवंत सिन्हा से उनका मुकाबला है और यशवंत सिन्हा को कई विपक्षी पार्टियां ऐसी भी हैं जो समर्थन देती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कीमती वोट डाला है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यशवंत सिन्हा की दावेदारी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को कई विपक्षी पार्टियां भी पहले ही समर्थन देने का ऐलान कर चुकी हैं। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो खतरे में है, जो संवैधानिक शक्ति है उसका दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। तो जो लोग वोट डाल रहे हैं, जो योग्य लोग हैं, जिनका वोट मायने रखता है, अगर वो मतदान कर रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान में रखें कि संविधान की मजबूती के लिए ही राष्ट्रपति का चुनाव करें। ये जरूर जान लें कि जिसको आप चुन रहे हैं उसके चुनाव के बाद लोकतांत्रिक या फिर संविधान की जो ताकत है उस पर असर ना पड़े।
तो राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तुलना में भारी नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की कुछ पार्टियों ने भी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया, कुछ विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ हो गई थी। खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीएसपी, उद्धव गुट और राजभर की पार्टी, ये सभी जो विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं, मुर्मू के समर्थन में आ गए, जिसके बाद मुर्मू की ताकत उम्मीद से ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। अंकगणित में भी द्रौपदी मुर्मू आगे निकलती दिख रही हैं। आंकड़ों के जरिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक को मिलाकर कुल 10,81,991 वोट हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 5,40,996 है। अब द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कौन कौन है, यहां पर सबसे पहले आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, एनडीए की वो उम्मीदवार हैं और बीजेपी के पास करीब 4.5 लाख वोट हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के करीब 45,000 वोट भी उन्हें मिलना तय माना जा रहा है, जबकि बीजेडी के करीब 31,000 वोट हैं। वहीं जेडीयू 14,000 से ज्यादा वोट के साथ मुर्मू के साथ खड़ी है और अन्यों के पास 93,000 वोट हैं, यानी कि कुल 6,66,028 वोट मुर्मू के समर्थन में नजर आ रहे हैं। अन्यों में शिवसेना, जिसमें उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों, जेडीएस, बीएसपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अकाली दल माफ कीजिएगा, और एसबीएसपी, ये पार्टियां भी लगातार इसमें शामिल हैं जो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। अगर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर नजर डालें तो उनका समर्थन करने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। करीब 1,37,000 वोटों के साथ कांग्रेस उनके साथ में है। तृणमूल की बात करें तो उनके पास 58,000 से ज्यादा वोट हैं। डीएमके के पास करीब 45,000, एसपी के पास 27,000 से ज्यादा वोट हैं, टीआरएस के पास 24,000 से ज्यादा वोट, आम आदमी पार्टी के पास करीब 21,000 वोट और अन्यों के 88,212 वोट है, यानी कि कुल 4,13,728 वोट मिलते हुए यशवंत सिन्हा को नजर आ रहे हैं। अन्यों में एनसीपी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम और एआईएमआईएम भी शामिल है। अब इन आंकड़ों की तुलना करें तो मुर्मू के पक्ष में 6,66,028 वोट पड़ने की संभावना है, तो यशवंत सिन्हा के पक्ष में 4,13,728 वोट पड़ सकते हैं, जबकि बहुमत के लिए 5,40,996 वोट चाहिए। यानी आंकड़े ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब 21 तारीख को राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जरूर बन सकती हैं, संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं, लेकिन अभी नतीजों का इंतजार करना है। नतीजे क्या कहेंगे ये 21 जुलाई को ही साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ऐसे में यशवंत सिन्हा की आगे की राह मुश्किल होती हुई जरूर नजर आ रही है। आज सुबह से ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, किस तरह से लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। बड़े बड़े सियासी दिग्गज वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं और संवैधानिक ताकतों का हवाला भी देते हुए विपक्ष की तरफ से एक कोशिश जरूर की गई है। तेजस्वी यादव ने वो कोशिश जरूर की है, लेकिन क्या उसका फायदा मिल पाएगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या किसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा, क्या आंकड़ों में किसी तरह का फेरबदल होगा, क्या कुछ ये आंकड़े कहेंगे, क्योंकि इन आंकड़ों पर न सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव का भविष्य निर्भर करता है, इन आंकड़ों पर विपक्ष की सियासत भी निर्भर करती है। किस तरह से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाकर ही बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला, जिसके बाद विपक्षी एकता की जो तमाम कोशिशें थी, जो ममता विपक्षी एकता की अगवा बनने की कोशिश कर रही थी, उनको कहीं ना कहीं गहरा धक्का लगता हुआ नजर आया, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां ही तितर बितर होती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी ने बड़ा दांव जरूर खेला है, लेकिन क्या जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से उम्मीदवार दो जो खड़े हैं, क्या इस आधार पर विपक्षी एकता की बात करना जायज है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जो चेहरा, जो कार्ड बीजेपी ने खेला है, वो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा पर 36 साबित होती हुई नजर आ रही हैं। आज से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और यह सत्र कई मायनों में बेहद अहम है।
ये सत्र शुरू होने से पहले ही बाहर खूब हंगामा देखने को मिला था। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र से जनता को भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता की ही मुद्दों को लेकर के इस सत्र में चर्चा की जाती है। तो संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सदन जरूर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित होती हुई हमें नजर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर से मीडिया कर्मियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाहर गर्मी कम नहीं, अंदर ना जाने क्या होगा। अब आप प्रधानमंत्री के इस बयान से खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका इशारा किस ओर था। जिस तरह से हमने अक्सर देखा है कि सदन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है, शुरुआत भी कुछ इसी तरह की देखने को मिली है, धमाकेदार अंदाज में जरूर हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों के जरिए जो माननीय सदस्य हैं दोनों सदनों के, उनसे ये गुजारिश करने की कोशिश भी की कि संसद चर्चा का मंच होना चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, हंगामा यहां पर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन संवाद का एक सक्षम माध्यम है, तीर्थ क्षेत्र है जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़ने पर वाद विवाद भी हो, आलोचना भी हो, ताकि निर्णयों में सकारात्मक योगदान हो सके। उन्होंने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि मैं आवेदन करूंगा कि सदन को जितना प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल बना सके उतना बनाएं। बता दें कि मानसून सत्र में 18 बैठकें होंगी, जिसमें 24 बिल पेश किए जाएंगे। सत्र की शुरुआत से पहले रविवार यानी कि 17 जुलाई को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, जिसमें विपक्षी दलों ने करीब 25 मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग की। हालांकि इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए तंज भी कसा। इस बैठक में 36 दलों के नेता शामिल हुए, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, सपा, बसपा, आरजेडी और अन्य दलों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि विपक्ष की ओर से 25 मुद्दों पर बहस की मांग हुई, जिनमें से 13 मुद्दे उनकी पार्टी की ओर से उठाए गए हैं। विपक्ष ने जिन मुद्दों पर बहस की मांग की है, उनमें सबसे प्रमुख रूप से महंगाई, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और रुपये की गिरती कीमत के मद्देनजर अर्थव्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इससे पहले संसदीय भाषा को लेकर के खूब बवाल देखने को मिला था। बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए थे, चाहे बात तख्तियों को लेकर के हो, चाहे बात सदन परिसर में प्रदर्शन को लेकर के हो, जिसको लेकर के भी विपक्षी पार्टियों ने खूब हल्ला किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बयान दिया है कि बाहर गर्मी है, अंदर ना जाने क्या होगा, उससे भी आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सत्र कहीं पूरी तरह से हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि इस तरह के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि सदन में चर्चा होगी, मुद्दों पर बात होगी, मुद्दों पर विवाद भी होगा, मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से 1 घंटे की कार्रवाई में ही करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वो रुपए खर्च नहीं होंगे, बल्कि सही ढंग से उनका इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा, बात की जाएगी, संवाद होगा और चर्चा होगी, ताकि जनता के मुद्दों पर आगे बात हो सके। बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा, तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और किस तरह से वो संसद के सभी सदस्यों से ये अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि सदन में चर्चा हो। लेकिन इस बार जिस तरह के आसार लग रहे हैं उसके बाद हंगामे के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा इस बार सदन में होनी है, विपक्ष की ओर से मांग की गई है और महंगाई बड़ी परेशानी बनता हुआ भी नजर आ रहा है। दरअसल आज से जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। जीएसटी की दरों में बदलाव होने के बाद वो लोग खासतौर पर जो महंगाई की मार झेल रहे हैं उन लोगों की जेब और ढीली हो सकती है। तो लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आज से आपकी जेब और भी ढीली होने वाली है। अब आपको पैकेज्ड एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर अधिक जीएसटी देना होगा। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया था। इसके तहत अब दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अन्य वस्तुओं के जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अब किन पर आपको ज्यादा खर्च करना होगा उन वस्तुओं के बारे में भी आपको बता देते हैं। पैकेज्ड और लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अस्पताल में गैर आईसीयू वाले 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले कमरे पर 5% जीएसटी लगेगा। चेकबुक जारी करने पर बैंकों की ओर से लिए जाने वाले शुल्क पर 18% जीएसटी लगेगा। होटल के 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरे पर 12% जीएसटी। इसके अलावा टेट्रा पैक पर दर 12% से बढ़ाकर 18% की गई है। प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्राइंग इंक, एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर 12% की जगह 18% जीएसटी अब भरना पड़ेगा। मैप, एटलस और ग्लोब पर 12% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा ब्लेड, चाकू, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्कीमर्स आदि पर 18% जीएसटी जो अभी 12% है। आटा चक्की, दाल मशीन पर 5% की जगह 18% जीएसटी। अनाज छंटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल कृषि उत्पाद छंटाई मशीन, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 12% की जगह 18% जीएसटी अब देना पड़ेगा। इसके अलावा मिट्टी से जुड़े उत्पाद पर 12% जीएसटी अब देना पड़ेगा जो 5% था। इसके अलावा चिट फंड सेवा पर 12% से बढ़ाकर 18% जीएसटी अब आपको भरना पड़ेगा। तो ये वो सामान थे जो महंगे होंगे, जिन पर आपको जितना खर्च आप पहले करते थे उससे ज़्यादा करने पड़ेगा। लेकिन जब स्लैब में बदलाव हुआ है, जीएसटी की दरों में बदलाव हुआ है, तो उसमें कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। रोपवे के जरिए यात्रियों और सामान लेकर आने जाने वालों पर 5% केवल टैक्स लगेगा जो 18% था। स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्रा एक्यूलर लेंस आदि पर अब 12% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा। उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई किराया पर जीएसटी 18% से कम होकर 12% रह जाएगा, जहां ईंधन लागत शामिल है। इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस के लिए आयातित कुछ खास वस्तुओं पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। तो ये वो तमाम सामान थे। क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, उसके बारे में हमने एक एक करके आपको जानकारी दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी की जेब पर महंगाई की और भी मार पड़ती हुई नजर आ रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होगी तो जीएसटी को लेकर के चर्चा जरूर होगी, क्योंकि जीएसटी को जब कानून बनाया गया था, जब जीएसटी लागू किया गया था, तो उस वक्त ये उम्मीद की गई थी कि जो टैक्स को लेकर के दुविधाएं हैं, तमाम तरह के पचड़े हैं, उनसे निजात मिलेगी। डायरेक्ट टैक्स जो है उस तरह से इसको सामने लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जीएसटी का झंझट दुकानदारों के लिए भी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही के दिनों में आपने देखी होंगी जीएसटी को लेकर के प्रदर्शन की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। ईंट भट्टा मालिकों से लेकर व्यापारी वर्ग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग कर रहा था कि खाद्य उत्पादों पर किसी भी तरह का जीएसटी ना लगाया जाए। ईंट भट्टों को लेकर के चाहे बात खुदाई की हो या फिर अन्य जरूरी उपकरणों की हो, जीएसटी जो व्यापारी हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार जीएसटी काउंसिल की बैठकें होती हैं, क्या आने वाले दिनों में भी बैठकों का आयोजन कर लोगों को महंगाई की बोझ से
थोड़ी निजात दी जाएगी। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। जो कोरोना के मामले 20,000 से ज्यादा सामने आ रहे थे, अब उनमें गिरावट जरूर देखने को मिली है। देश में पिछले 4 दिनों से कोरोना के नए केसों में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन आज कोरोना केसों में कमी आई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16,935 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16,069 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना से 51 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले देश में कोरोना के 20,528 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 49 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 1,44,264 हो गए हैं। साथ ही देश में अब तक 4,30,97,510 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं 5,25,760 लोगों को कोरोना वायरस से मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 200 करोड़ के पार भी पहुंच चुका है और दैनिक सकारात्मकता दर 6.48% हो गई है। अगर कुल मामलों की बात करें तो अब तक कोरोना के 4,37,67,534 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेस जरूर सरदर्दी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मौजूदा एक्टिव केसेस की बात करें तो अभी देश में 1,44,264 एक्टिव केस हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 200 करोड़ के पार पहुंच चुका है और लगातार जो पिछले 4 दिनों से 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सरदर्दी बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। 14 जुलाई को कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद 15 जुलाई को कोरोना संक्रमण के 20,038 नए केस मिले और 47 लोगों की मौत हुई थी। 16 जुलाई को भारत में कोरोना वायरस के 20,044 नए मामले सामने आए थे और 17 जुलाई को 20,528 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 49 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि पिछले 4 दिनों से लगातार मामले 20,000 से ज्यादा बने हुए थे। लेकिन अब राहत की बात यह है कि जो नए मामले हैं वो 16,000 के करीब दर्ज किए गए हैं। भारत ने रविवार को 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के आंकड़े को पार किया। ये बड़ी उपलब्धि देश में महज 548 दिनों में हासिल हुई है। इस अवसर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, WHO और यूनिसेफ ने भारत को इस उपलब्धि पर बधाई भी दी है।